तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैकियावेली के मानव स्वभाव के विषय में और उसके धर्म और नैतिकता से जुड़े विचारों के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में शासकों के आचरण के लिए क्या निर्देश दिए, शासन कला के क्या सिद्धांत बनाए हैं, एक शासक का आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात पर वो प्रिंस में चर्चा करता है। वो जिस प्रिंस की कल्पना करता है, जिस राजा की कल्पना करता है, वो कैसा राजा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसको व्यवहार कैसे करना चाहिए, इसके विषय में वो व्यापक निर्देश देता है। और इन सभी निर्देशों का पर्पस एक ही है, शक्तिशाली शासक तैयार करना। वो शासक जो उसके अपने देश इटली को एक शक्तिशाली राज्य बना सके, उसको समृद्ध कर सके, वैसे ही जैसे यूरोप के अन्य राज्य शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहे थे उसके सामने, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। राजा के विषय में उसने बहुत सारे निर्देश दिए, जिसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो आज भी प्रासंगिक दिखाई देती। जैसे राजा के लिए सबसे पहले उसने कहा कि उसे शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस राजा के हाथ में शक्ति होती है वही अपने देश की सुरक्षा कर सकता है, वही अपने नागरिकों को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकता है। तो पहला काम है राजा का क्या, कि वो अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न करे। इसीलिए वो कहता है कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे शेर का जंगल में एक छत्र राज्य होता है, सभी जानवर उससे डरते हैं, उसकी शक्ति के सम्मुख नतमस्तक रहते हैं, वैसे ही राजा को भी राज्य में शक्तिशाली बनना चाहिए। तभी वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएगा और अपने देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर पाएगा। दूसरी बात वो कहता है कि राजा की नजर हमेशा अपने उद्देश्य पर होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? राज्य की रक्षा करना, राज्य का कल्याण करना। और इसके लिए अगर राजा को कोई भी साधन अपनाना पड़े, नैतिक अनैतिक, साम दाम दंड भेद, हर नीति को उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए साधनों का महत्व उतना नहीं है जितना साध्य का महत्व। अब कोई राजा बहुत ईमानदारी का आचरण कर रहा है और उसकी सीमा पर शत्रु घुसे आ रहे हैं, ऐसा करने से तो राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो कहता है कि व्यक्तिगत नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से अलग रखना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी का, नैतिकता का मूल्य हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नहीं। खासतौर से राजा के लिए तो बिल्कुल नहीं, शासक के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। उसे छल बल की नीति अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि वो कहता है कि राजा चूंकि एक व्यक्ति है और व्यक्ति के रूप में उसे सदाचारी होने का ढोंग जरूर करना चाहिए, यानी जनता के सामने, प्रजा के सामने ये दिखाना चाहिए कि वो बहुत सदाचारी है, वो बहुत धर्मात्मा है, नैतिक नियमों को मानने वाला है, ताकि जनता उसका अनुसरण करती रहे। क्योंकि जनता को तो राजनीति की, कूटनीति की समझ होती नहीं, वो तो अपने राजा को भी उसी आदर्श रूप में देखना चाहती है जिन नैतिकता के नियमों को वो अपने ऊपर लागू करती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए क्या कहता है मैकियावेली प्रिंस में, कि राजा को सदाचारी रूप में पेश होना चाहिए, धर्मात्मा बनकर पेश होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नजर किस पर होनी चाहिए? अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर।
और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छल बल के, धोखाधड़ी के साधन पर उसकी नजर होनी चाहिए। इन साधनों से उसे गुरेज नहीं करना चाहिए। साथ ही वो क्या कहता है कि राजा को इस तरह के अपनी छवि बनानी चाहिए कि लोग उसका सम्मान कर सकें, लोग उससे भयभीत रह सकें। और ऐसा निर्देश क्यों देता है वो? क्योंकि मानव स्वभाव के बारे में उसका क्या निष्कर्ष है कि मनुष्य कायर है, भयातुर है, भय से शासित है, प्रेम से शासित नहीं होता। जितना दंड का भय होता है उसके अंदर, उतना प्रेम से अगर कोई कार्य उससे कहने के लिए कहा जाए, करने के लिए, तो वो नहीं करेगा। इसलिए राजा को प्रजा के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, मनुष्यों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए डर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग उससे डर कर उसके आदेशों का पालन करें। हालांकि वो कहता है कि बीच बीच में राजा को कभी कभी अपनी दयालुता का परिचय भी देना चाहिए, ताकि लोग उसे अच्छा शासक समझें, न्याय करने वाला समझें। साथ ही वो क्या कहता है, मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि मनुष्य संपत्ति प्रेमी है, संपत्ति की लालसा उसके अंदर है, इसलिए शासक को प्रजा की संपत्ति को नहीं छूना चाहिए, उसका हरण नहीं करना चाहिए। इसमें इस बात का भी निर्देश है कि अनुचित टैक्सेशन भी राजा को, अनुचित कर भी, बहुत ज्यादा कर भी जनता के ऊपर आरोपित नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग क्रुद्ध हो जाएंगे और राजा के प्रति घृणा का रुख अख्तियार कर लेंगे और क्रुद्ध होकर विद्रोह भी कर सकते हैं उसके खिलाफ। इसलिए राजा को प्रजा की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और उसकी संपत्ति का हरण तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो लूट में जो संपत्ति प्राप्त हो रही है उसका भी वितरण प्रजा के बीच कर। फिर क्या कहता है मैकियावेली कि शासक को अच्छे काम खुद करने चाहिए जिससे वो जनता में लोकप्रिय हो सके। अच्छा काम क्या? कि अगर किसी को पुरस्कृत करना हो, पदक प्रदान करना हो, सम्मान प्रदान करना हो, कोई पद प्रदान करना हो, तो इन कामों को राजा को, शासक को अपने हाथ से करना चाहिए ताकि जनता के बीच वो लोकप्रिय हो सके, जनता ये समझे कि हमारा शासक कितना अच्छा है, देखो हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें पुरस्कृत कर रहा है। लेकिन राज्य को, शासक को सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए दंड की नीति का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन दंड जनता को प्रिय नहीं होता। इसलिए वो कहता है कि दंड देने का कार्य शासक को अपने अधिकारियों से कराना चाहिए। राजा अकेले तो शासन करता नहीं, अधिकारियों की सहायता लेता है, मंत्रियों की सहायता लेता है, सरकारी सेवकों की सहायता लेता है। तो मैकियावेली देखिएगा कितना बारीकी से उसने चीजों को देखा है, समझा है, सार्वजनिक जीवन को, शासकों को कितनी नजदीकी से देखा है। इसीलिए वो क्या निर्देशित करता है कि दंड देने का कार्य शासक को खुद नहीं करना चाहिए, अपने अधिकारियों से कराना चाहिए, ताकि जनता ये समझे कि ये दंड तो इस अधिकारी ने दिया है, राजा ने नहीं दिया। राजा तो हमारा बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है, बहुत न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है। तो इस तरीके का निर्देश, इस तरीके की कला सिखाता है वो इसको, शासक, राजा। साथ ही वो कहता है कि राजा को लोकप्रिय बने रहने के लिए ये भी जरूरी है कि समाज में कला, साहित्य, संगीत, इन सबको प्रोत्साहित करे, साहित्यकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों को पुरस्कृत करे, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे और ये कलाएं समाज में विकसित होती। एक बड़ी
महत्वपूर्ण बात करता है, बड़ा महत्वपूर्ण सजेशन देता है वो शासक को, वो क्या कि शासन कार्य करते समय शासक को हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए। ये मानवीय कमजोरी है कि हर व्यक्ति आत्म प्रशंसा से खुश होता है। शासक भी आमतौर पर चाहता है कि लोग उसके प्रशंसक बने रहें, और इस कमजोरी का लाभ उठाकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शासक के मुंह पर तो उसकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे उसके राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश, ऐसे प्रयास करते हैं, षड्यंत्रों में लिप्त होते हैं ताकि उसका शासन खत्म हो जाए, राजा अलोकप्रिय हो जाए, उसे सत्ता से हटा दिया जाए। शासक को इस स्थिति को समझना चाहिए। चापलूसों का काम है। जो वास्तविक प्रशंसक होता है वो पीठ पीछे भी प्रशंसा करता है और कभी शासक का अहित नहीं चाहता या राज्य का अहित नहीं चाहता। लेकिन जो चापलूस होते हैं वो मुंह पर तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। ऐसे चापलूस लोगों से शासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। मैकियावेली शासक के लिए ये सजेस्ट करता है। साथ ही वो कहता है कि अपने शासन कार्य में सहायता के लिए उसे योग्य और निष्ठावान लोगों का चयन करना चाहिए। यानी मंत्री पद या राज्य के महत्वपूर्ण पद ऐसे लोगों को प्रदान करने चाहिए जो योग्य, जो निष्ठावान, जो राज्य के प्रति, शासक के प्रति भक्ति रखें, निष्ठा का भाव रखें। कुछ भी गड़बड़ होने पर उसे संभालने की कोशिश करें, ना कि उसे और ज्यादा खराब करने की। ये आज भी स्वीकार किया जाता है कि उत्तरदायी पदों पर योग्य लोगों को रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैकियावेली का ये जो सजेशन है वो बहुत प्रासंगिक है आज भी, कि जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद हैं उन पर योग्य, उत्तरदायी और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर राज्य के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसे लोग जो सरकारी पदों पर पहुंच जाएंगे, निष्ठावान नहीं होंगे, तो वो शत्रु देश के साथ मिलकर राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए खतरनाक बन सकते हैं। इसलिए उत्तरदायी पदों पर हमेशा निष्ठावान और योग्य लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए। आंतरिक प्रशासन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ कैसे संबंधों का निर्धारण किया जाए राजा के द्वारा, शासक के द्वारा, इसके लिए भी मैकियावेली निर्देश देता है। और वो कहता है कि राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए शासक को अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए, और उसकी सेना ऐसी होनी चाहिए जिसके सैनिक प्रशिक्षित हों, अनुशासित हों, उनके पास सैनिक साजो सामान आधुनिक ढंग के हों। उसे भाड़े की सेना पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाड़े के सैनिक कभी विश्वास पात्र नहीं होते। उन्हें जहां ज्यादा दाम मिलेगा उधर की तरफ अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने लग जाए, और वास्तव में वो किसी के प्रति निष्ठावान नहीं होते। तो राजा को अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो उसे सैन्य बल को महत्व देना चाहिए। आजकल आप अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे देश में भी सेना के विस्तार पर, सेना के विकास पर, उसको आर्म्स एंड एमुनिशन उपलब्ध कराने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सीमाओं पर संकट की स्थिति मौजूद है। कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, और आजकल तो लगभग सभी पड़ोसी देश नाखुश से दिखाई देते हैं, दूसरे देशों के साथ मिल रहे हैं, संधियां समझौते कर रहे हैं। तो सोचिए, ये बात मैकियावेली ने उस समय कह दी थी ऑब्जर्वेशन के आधार पर।
उसने देखा था कि भाड़े के सैनिक किस तरीके से आचरण करते हैं। सेना अगर कमजोर है, अनुशासित नहीं है, ठीक तरीके से संगठित नहीं है, तो कैसे दूसरे देश उस देश पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। उसने देखा था कि कैसे इटली पर आए दिन आक्रमण हो रहे हैं, कभी फ्रांस के, कभी स्पेन के। किस वजह से? कि शासक शक्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, शक्तिशाली नहीं बन रहा है, न अपनी सेना को सुगठित कर रहा है। इसलिए वो निर्देश देता है अपने प्रिंस को, अपनी पुस्तक प्रिंस में। साथ ही वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दृष्टि से या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से, विदेश नीति के निर्धारण की दृष्टि से ये भी जरूरी है कि अपने पड़ोसी देशों को शक्तिशाली न बनने दिया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि आए दिन उनमें हस्तक्षेप करते रहा जाए, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए, ताकि वो उस पर निर्भर हो जाए, हर काम के लिए उसके मोहताज हो जाए। इससे क्या होगा? शक्ति संतुलन बना रहे, राजा की शक्ति बनी रहेगी, पड़ोसी देश उससे भयभीत होंगे तो दूसरे देश भी उसकी शक्ति को महत्व देंगे, उसे शक्तिशाली समझेंगे। इसलिए राजा को, एक शक्तिशाली राजा को क्या कोशिश करनी चाहिए? दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, पड़ोसियों के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई विवाद हो तो उसको सुलझाने की पहल करनी चाहिए, जैसे आजकल अमेरिका कर रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भारत का जो विवाद हुआ, अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा कि आप चाहें तो हम आपके विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता कर सकते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का प्रयत्न है। तो इसी बात को संकेत करते हुए मैकियावेली भी कहता है कि शक्तिशाली बनने के लिए अमेरिका इस प्रयास से क्या दिखा रहा है? अपनी शक्ति दिखा रहा है, अपनी शक्ति में इजाफा करने की कोशिश कर रहा है, शक्ति को स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहा है। तो शक्ति स्वीकार्य हो सके दूसरे देशों के लिए भी, इसके लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। ऐसा निर्देश मैकियावेली अपने शासक को देता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की दृष्टि से। साथ ही वो कहता है कि आक्रमण करने के बाद अगर राजा दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है तो उसे किस नीति पर चलना चाहिए? बहुत सावधानी पूर्वक ये कोशिश करनी चाहिए कि देश को तो उसने जीत लिया है, लेकिन जनता के दिलों को जीतने के लिए क्या जरूरी है? कि उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाए, उनकी संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाए। यानी शासक को विजित देश की जनता पर कभी भी अपने कानून, अपनी परंपराएं थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनता कभी उस शासक को अपना नहीं मान सकेगी, और जब उसे मौका मिलेगा वो विद्रोह के लिए आतुर हो जाए। देखिए कितना प्रैक्टिकल सजेशन वो देता है, व्यावहारिक सुझाव देता है कि दूसरे देश पर आक्रमण करके राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करे, दूसरे देश को जीते जरूर, उसकी सीमाओं पर अधिकार जरूर कर ले, उसकी भू प्रदेश पर अधिकार जरूर कर ले, लेकिन वहां की जनता के संस्कृति के साथ, संविधान के साथ, परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ न। तभी हो सकता है कि समय बीतने के साथ उस देश की जनता, यानी विजित प्रदेश की जनता भी उसको अपना शासक धीमे धीमे स्वीकार करे, मन के साथ, मन से उससे जुड़ती चली जाए। नहीं तो अगर शासक ऐसा नहीं करता है तो जनता कभी उससे जुड़ेगी नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे चाइना बहुत लाइमलाइट में है। चाइना एक साम्राज्यवादी देश है और उसने तिब्बत पर अधिकार जमाया। आए दिन आप देखते हैं कि तिब्बती लोग कितने परेशान हैं इस बात को लेकर कि उन्हें
धर्म की आजादी नहीं दी जा रही है। उनके जितने धार्मिक संस्थान हैं उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, चाइनीज अधिकारियों के द्वारा तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए शासक को, नहीं तो विजित जनता रुष्ट होती जाती है। तिब्बत के लोग मन से चीन के साथ थोड़े ही जुड़े, मजबूरी है, विवशता है। वो चीन के जितना शक्तिशाली नहीं बन पा रहे हैं, या उनका शासक, उनका नेतृत्व उतना शक्तिशाली नहीं बन पा रहा है, लिहाजा वो चीन की गलत बातों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो आजादी के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि किसी भी देश की जनता, आपने बहुसंस्कृतिवाद पढ़ा है कि संस्कृति ही व्यक्ति को बनाती है, उसे जन्म देती है, और उस संस्कृति से जब अलग करने की कोशिश की जाती है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है किसी के भी द्वारा, चाहे शासक के द्वारा, किसी अन्य नागरिक के द्वारा, तो जनता उसे सहजता से स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति बहुत सजग और सतर्क होती है। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो आपको मैकियावेली के चिंतन में ये जो निर्देश दिए गए हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, सामयिक हैं, प्रासंगिक हैं, इस लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो इस तरीके से मैकियावेली ने शासक को जो निर्देश दिए, उन निर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सुव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी शक्ति को बनाए रखना है। और प्रैक्टिकली इन सब का पर्पस क्या है कि उसका अपना देश इटली शक्तिशाली बन सके। इटली में जो प्रिंस आए, जो राजा आए, वो अगर इन नियमों पर चले, इन सुझावों को माने, तो वो दिन दूर नहीं जब इटली भी फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड की तरह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित हो। इस तरीके से शासक के आचरण के सिद्धांत उसके द्वारा पेश किए गए। हालांकि उनमें से कुछ सिद्धांत टारगेट बने आलोचकों की नजर में, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आलोचकों का यही रहा कि वो शासक के लिए जिस अनैतिक नीति को, अपवित्र साधनों की इजाजत देता है, वो उचित नहीं है। लेकिन मैकियावेली प्लेटो की तरह आदर्शवादी दार्शनिक नहीं है, सिद्धांतकार नहीं है, वो एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ है। राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से जो कुछ उसने उचित समझा, देखा, उसी को अपनी रचनाओं में व्यक्त। उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी उपयोगी बातें भी हैं जो अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें, शासक अगर उसका पालन करें, तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र की समृद्धि का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता। तो ये था मैकियावेली का शासन कला संबंधी सिद्धांत या शासक के आचरण के सिद्धांत। अब अगला विचार जो देखा जाता है मैकियावेली के चिंतन में, हालांकि इसे डिराइव करने की कोशिश की जाती है, स्पष्ट तौर पर मैकियावेली ने एक सिद्धांतकार के रूप में उसका विवेचन नहीं किया। क्या? राज्य और शासन प्रणाली। प्लेटो और अरस्तु की तरह वो ये नहीं बताता कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा या कैसा होना चाहिए, राज्य के उद्देश्य क्या होंगे, इस तरीके की चर्चा उसके द्वारा नहीं की गई है। लेकिन प्रसंग जहां जहां मिलते हैं राज्य के विषय में, उससे टिप्पणीकारों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। हालांकि उन निष्कर्षों में भी एक विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या?
कि शासन प्रणाली की जहां तक बात है, मैकियावेली ऐसा लगता है कि वो राजतंत्र का समर्थन कर रहा है, क्योंकि शासक को वो शक्तिशाली बनने की सलाह देता है, प्रिंस की बात करता है। तो ऐसा लगता है कि राजतंत्र को ही वो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानता है। लेकिन दूसरा जो उसका ग्रंथ है डिस्कोर्सेस, वहां पर वो गणतंत्र की सिफारिश करता है। गणतंत्र जहां पर सार्वजनिक पद सबके लिए खुले होते हैं और वो पद निर्वाचन के आधार पर भरे जाते हैं। लोकतंत्रीय शासन अक्सर गणतंत्रीय भी होता है। तो वहां वो गणतंत्र की सिफारिश करता है। वो कहता है कि निर्वाचित शासक ही ज्यादा अच्छा होता है और नीतियों का निर्माण करते समय जनता के सुझाव लेनी चाहिए, जनता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसी बातें वो गणतंत्र के फेवर में करता है। तो ऐसा लगता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था को भी वो अच्छा मानता है। और यहाँ पर उसको रोमन गणतंत्र से प्रेरणा मिलती है कि जैसे रोम में गणतंत्र फल फूल रहा था, वैसे ही गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। लेकिन एक बात वो जरूर कहता है कि शासन प्रणाली कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी, इस बात का निर्णय देश और काल के अनुसार होता है। यानी इटली जैसे देश के लिए, उस समय का जो इटली था, मैकियावेली के समय का कमजोर इटली, विभाजित इटली, गृह युद्ध से परेशान इटली, उसके लिए तो राजतंत्र सबसे अच्छा था। लेकिन जहां पर लोग निष्ठावान हो, जिनके स्वभाव में कुछ अच्छाइयां आ गई हों, जो शासन के कर्तव्यों को, शासित के कर्तव्यों को समझते हों, वहां पर गणतंत्र अच्छा हो सकता है, गणतंत्र अपनाया जा सकता है। तो शासन प्रणाली का निर्धारण परिस्थितियां करती हैं, देश करता है, उस देश की जनता करती है, उस जनता का स्वभाव करता है। ऐसा मैकियावेली के द्वारा व्यक्त किया है। तो दो विरोधाभासी शासन प्रणालियां उसके चिंतन में दिखाई देती हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। और दोनों को अपनाने की बात वो युग और देश के अनुरूप करना चाहता है। तो ये था इसका शासन संबंधी विचार और राज्य के विषय में विचार। अब नेक्स्ट जो उसका विचार है, विचार या यूं कहें कि उसके विचारों के आधार पर विद्वानों ने जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। दो विश्लेषण मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं उसके विषय में। एक तो ये कि मैकियावेली युग शिशु है, और दूसरा ये कि वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि युग शिशु क्यों कहलाता है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं। प्रोफेसर डनिंग ने क्या कहा, बहुत फेमस कोटेशन है और अक्सर इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है इस कोटेशन के साथ ही, कि वो प्रतिभावान फ्लोरेंस वासी मैकियावेली पूरे पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था, विवेचना कीजिए। वैसे तो हर विचारक के विचार पर
उसके समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते हैं। कम या अधिक अपनी परिस्थितियों के दायरे में रहकर ही हर विचारक, हर दार्शनिक विचार करता है और उस समय उस युग की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के निमित्त कुछ निर्देश देता है, अपनी रचनाओं में कुछ समाधान प्रस्तुत करता है। ये हर विचारक के साथ होता है। लेकिन क्यों कर मैकियावेली को ही युग शिशु कहा गया? इसलिए क्योंकि मैकियावेली के चिंतन में युगीन परिस्थितियों की विवेचना के अलावा अलग से कुछ नहीं है। यानी जितना ज्यादा प्रभाव शुरू से अंत तक उसके विचारों पर, उसकी परिस्थितियों का है, उसके अपने देश का है, उसके अपने काल का है, उतना प्रभाव किसी विचारक पर दिखाई नहीं। और विचारक तो ये कहते हैं कि परिस्थितियों से परे हटकर उसने कोई स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन किया ही नहीं। जो कुछ देखा उसी को सिद्धांत रूप में वर्णित करने की कोशिश। तो देखना यह है कि मैकियावेली रूपी शिशु को जन्म देने वाली युगीन परिस्थितियां क्या थी? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने उसके चिंतन को बड़ी गहराई से प्रभावित किया? इसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले जिसने उसके चिंतन को प्रभावित किया वो था पुनर्जागरण और पुनर्सुधार आंदोलन, जो 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में स्टार्ट हुआ था। फ्लोरेंस इटली का गणतंत्र था और मैकियावेली वहीं पैदा हुआ था। जन्म से ही उसने पुनर्जागरण की स्थितियों को देखा, जिया, अनुभव किया। पुनर्जागरण की परिस्थितियां क्या थी? विवेक का पुनरागमन। पुनर्जागरण में किसको महत्व दिया गया? मनुष्य और मनुष्य के विवेक। ये माना गया कि इस जीवन में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, किसी अन्य विधाता ने उसे नहीं बनाया। जैसा कि मध्य युग में कहा जाता रहा था कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है और ईश्वर के निर्देशों के अनुसार ही हम सब संचालित होते हैं। इसलिए जो ईश्वरीय संस्था है, जो चर्च है, उसके आदेशों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की धर्मांधता छाई हुई थी मध्य युग में, लेकिन पुनर्जागरण काल में इस धर्मांधता को छोड़कर मनुष्य के विवेक को आगे लाने की कोशिश की गई और इसी विवेक के परिणाम स्वरूप साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तमाम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात जो पुनर्जागरण आंदोलन में कही गई थी वो ये थी कि लौकिक जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। चर्च किसकी बात करता था? पारलौकिक जीवन, नैतिक जीवन। लेकिन पुनर्जागरण आंदोलन में तर्क के आधार पर क्या कहा गया कि ये जीवन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार, ये दुनिया हमें जो दिखाई दे रही है अपने भौतिक स्वरूप में, वही सच है। जिस दुनिया को हमने देखा नहीं, उसके सुधार के विषय में हम क्यों सोचें? हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिशें क्या होनी चाहिए कि हम इस संसार को, इस दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करें। यही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात जो इस आंदोलन के साथ जुड़ी थी, प्रवृत्ति के साथ जुड़ी थी, वो थी धार्मिक सुधार। धर्म सुधार आंदोलन भी चला,
जिसका मकसद क्या था कि धर्म के नाम पर जो धर्माधिकारियों के आचरण में